बल एवं गति के इस चैप्टर में आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बल क्या होता है, बल कितने प्रकार का होता है और बल क्या क्या कर सकता है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जेवी सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल जेवी सर क्लासेस। तो आइए आज के इस लेक्चर को अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज फोर्स। सबसे पहले हमको यह जानना होगा फोर्स क्या होता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के फोर्स वर्क करते रहते हैं। कहीं पे हम फोर्स लगाते भी हैं और कहीं पे हम फोर्स एक्सपीरियंस भी करते हैं। बट व्हाट इज फोर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, इसको मैं एक डिफिनीशन के माध्यम से आप लोगों को बताता हूं कि फोर्स वह बाह्य कारक होता है, फोर्स वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की या किसी पिंड की अवस्था परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन, आकार परिवर्तन या आकृति में परिवर्तन करता है अथवा करने का प्रयास करता है। गेटिंग माई पॉइंट? वंस अगेन, बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी भी पिंड की अवस्था, स्थिति, आकार तथा आकृति में परिवर्तन करता है अथवा करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि अगर मैं इसी पे अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिजिड रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं और यह फोर्स क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है बट हो नहीं रहा है। बट अगर छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई बॉडी हो, अगर इस पर हम फोर्स लगाएं तो क्या होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स स्टेट भी चेंज कर सकता है, पोजीशन भी चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है, साइज भी चेंज कर सकता है। तो दैट फैक्टर इज कॉल्ड फोर्स विच कैन डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, ठीक है। तो फोर्स, अब फोर्स का मात्रक क्या होता है, यूनिट। अगर फोर्स के यूनिट की हम लोग बात करें तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला देखें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक, तो इसका यूनिट अगर हम लोग देखें, फोर्स का फॉर्मूला होता है और इसका यूनिट क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूटन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स का हम लोग दो यूनिट देख लिए, एक तो हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा हो गया न्यूटन। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है MKS में, न्यूटन होता है SI में, एंड एक यूनिट और इसका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइन। डाइन, डाइन किस में होता है, CGS में होता है। तो डाइन और न्यूटन में रिलेशन होता है कि 1 न्यूटन या 1 डाइन में कितना न्यूटन हो गया। अगर हम कहें 1 न्यूटन तो 1 न्यूटन में हो जाएगा 10 पावर 5 डाइन। ठीक है, यानी कि इतने डाइन मिलेंगे तो 1 न्यूटन होगा। और इसी को घुमा कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 डाइन में कितने न्यूटन होगा, 1 डाइन में कितने न्यूटन, तो 1 डाइन में हो जाएगा 1/10 पावर 5 न्यूटन, यानी कि 10 पावर माइनस 5 न्यूटन। तो इसमें कंफ्यूज हमको नहीं होना है। अगर एक डाइन में न्यूटन पूछे तो 10 पावर माइनस 5 न्यूटन, और अगर एक न्यूटन में डाइन पूछे तो 10 पावर 5 डाइन। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अब देखो, फोर्स को बेसिकली एक जनरल बेसिस पे दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से पार्ट में? एक होता है संपर्क बल जिसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, और दूसरा होता है गैर संपर्क बल, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है कि जब फोर्स लगता है तो उस कंडीशन में दो बॉडी या जिन दो बॉडी के बीच में फोर्स लगता है दे आर फिजिकली इन कांटेक्ट, तो उस कंडीशन में जो फोर्स उनके बीच लगेगा उसको कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। ओके, देखो कुछ कांटेक्ट फोर्स का मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया है। आरोपित बल, आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स, यानी कि अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई बॉडी है उस पर अगर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं।
तो दैट फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा है लंबवत बल। लंबवत बल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी सरफेस के अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं लंबवत बल। ठीक है, लंबवत बल का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी के लंबवत जब बल लगता है तो उसको बोलते हैं लंबवत बल, नॉर्मल फोर्स। तीसरा होता है फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल जिसको बोलते हैं। फ्रिक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोशन। इट अपोज मोशन बट इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। फ्रिक्शन क्या करता है कि मोशन का अपोज करता है, बट अगर फ्रिक्शन ना रहे तो मोशन पॉसिबल भी नहीं है। तो इसीलिए घर्षण को क्या बोलते हैं, घर्षण एक आवश्यक दोष है। आवश्यक भी है और दोष भी है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर घर्षण नहीं होगा तो मोशन पॉसिबल ही नहीं होगा, स्लिप होने लगेगी बॉडी। और दोष इसलिए है क्योंकि घर्षण के कारण क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। ओके, तो एक घर्षण बल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तनाव बल, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स का मतलब क्या है, सपोज करो कि एक स्प्रिंग है या एक रबर है, रबर ले लेते हैं, एक रबर को हम लोग खींचते हैं तो क्या होता है, टेंशन में आ जाता है, बढ़ जाता है। या किसी रस्सी को एक क्या करते हैं हम लोग, एक जगह फिक्स करके दूसरे सिरे पे कुछ लोड लगा देते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को हम लटका देते हैं, तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। नेक्स्ट देखो स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल का मतलब क्या होता है, जब किसी स्प्रिंग पे फोर्स लगता है, जैसे कोई स्प्रिंग है, अगर उसको हम लोग खींचते हैं तो क्या लगता है, उस पे स्प्रिंग फोर्स हम लोग लगाते हैं। तो स्प्रिंग भी अपने मोशन का अपोज करने के लिए एक फोर्स लगाती है, जो कि हमारे फोर्स लगाने के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से कांटेक्ट फोर्स इतने टाइप का होता है, और बहुत सारे फोर्स होते हैं, कई तरीके के और फोर्स होते हैं जो कांटेक्ट फोर्स के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गैर संपर्क बल, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है, इन द केस ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। बॉडीज के बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, उस केस में जो फोर्स अप्लाइड होता है दैट इज कॉल्ड द नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, और चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि इन सारे टॉपिक से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ओके, चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अगर दो बॉडी है, दिस इज बॉडी 1 एंड दिस इज सेकेंड, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r। According to law of gravitation, gravitational force between two bodies is directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of distance between these two masses. यानी कि इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F is proportional to m1 m2 and F is proportional to 1 upon r square. इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग जब मिलाते हैं तो आता है F is equal to g m1 m2 upon r square, where g is a gravitational constant, gravitational constant, सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक इसको बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से किन्हीं दो बॉडीज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें से पूछ सकता है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो अगर इस इक्वेशन से हम लोग जी की वैल्यू निकालें तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt माइनस 2, आर स्क्वायर का L2 एंड इसका हो जाएगा m2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आता है m पावर माइनस 1 L क्यूब टी पावर माइनस 2। तो
इस तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसका यूनिट भी हम लोग निकाल सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी, एंड दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दिस इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिकॉज देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज टू बॉडीज। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल कब लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। दो चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है। दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2 एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्ज इज स्मॉल r। तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज directly proportional to Q1 into Q2 and F is proportional to 1 upon r square, just like gravitational force। इन दोनों को मिलाते हैं तो हो जाता है F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 epsilon r Q1 Q2 upon r square। Okay, where Q1 Q2 is charge and epsilon naught is called निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.854 इंटू 10⁻12। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एप्सिलॉन और यहाँ पे क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि अगर दो चार्ज रहेंगे तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना होता है, और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। थर्ड हमारा देखो है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स पर भी ऐसे ही फॉर्मूले उसके भी बनते हैं। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि दो मैग्नेट्स हैं, तो मैग्नेट्स के दो पोल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। मैग्नेट्स के दो पोल के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। सपोज करो यहाँ पे एक मैग्नेट है, दिस इज मैग्नेट 1 एंड दिस इज मैग्नेट 2, NS और NS। तो इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम M से डिनोट करते हैं। इसका M1 है, इसका M2 है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स F होता है। F इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इसको बोलते हैं कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, कूलॉम का चुंबकीय बल का नियम। तो अगर दो मैग्नेट है या दो मैग्नेटिक पोल्स है तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा? μ0 अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन r स्क्वायर। μ0 को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, और M1 M2 इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के जो ध्रुव होते हैं उनकी तीव्रता है। तो इस तरीके से दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें कोई भी फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होता है। आई थिंक सारी चीजें आप लोगों के यहां तक क्लियर होगी। चलिए अब देखिए, दो तरीके का फोर्स तो हम लोग देख लिए, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके अलावा भी कुछ और स्पेशल टाइप के फोर्सेज होते हैं जो कि हर जगह अप्लीकेबल होते हैं, लगते हैं, नेचुरली वर्क करते हैं। तो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स कब वर्क करता है? सपोज करो कि कोई एक बॉडी है, एक वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है, जिस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r है, और यहाँ पे जो बॉडी मूव कर रही है उसका मास क्या है? स्मॉल r है, स्मॉल m है। तो जब कोई भी पिंड, कोई भी बॉडी किसी वृत्ताकार पथ पे गति करती रहती है तो उस पर एक केंद्र की ओर बल लगता है, सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है। अब देखो, जैसे बॉडी यहाँ पे आई तो इस डायरेक्शन में इसका मोशन है, बट फोर्स टू द सेंटर वर्क कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव करते हुए आ गया तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, लेकिन फोर्स क्या होगा? सेंटर की ओर वर्क करेगा। तो इस तरीके से जब कोई बॉडी वृत्ताकार पथ पे गति करती है तो उस पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। और इस वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए पिंड का जो त्वरण होता है उसको अभिकेंद्रीय त्वरण बोलते हैं। तो यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से गति करता है तो इस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल F होता है। F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r।
F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वेयर आर क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, एंड v चाल, पार्टिकल का चाल है, और m क्या है, द्रव्यमान है। ठीक है, तो होता है अभिकेंद्रीय बल। अब नेक्स्ट हमारा आता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल को छद्म बल भी कहते हैं। छद्म बल, छलावे का बल, एक्चुअल में फोर्स होता नहीं है, बट इट इज एक्सपीरियंस जस्ट लाइक अ फोर्स। ठीक है, तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है, देखो अभिकेंद्रीय बल हमेशा सेंटर की ओर वर्क करता है। अब देखो, अगर कोई भी पार्टिकल वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है और उस पर अगर सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, तो इस बॉडी को इस सेंटर पे गिर जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि इसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक आभासी बल लगता है। उसी आभासी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और यह पार्टिकल वृत्ताकार पथ पर तब तक गति करता रहेगा जब तक कि अपकेंद्रीय बल का मान, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान अभिकेंद्रीय बल के मान के बराबर होता है। क्लियर है, गेटिंग माई पॉइंट, ऐसा नो, ओके। ठीक है, तो अपकेंद्रीय बल भी F इज इक्वल टू कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और जब अवकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है, उस कंडीशन में बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक सर्कुलर पाथ पे गति करता रहता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बल आघूर्ण। व्हाट इज टॉर्क। देखो, बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है, आघूर्ण का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी को रोटेट करा देना। तो इन द लीनियर मोशन जो फोर्स करता है ना, रोटेशनल मोशन में वही टॉर्क करता है। जैसे किसी बॉडी को अगर लीनियर मोशन में हमको आगे ले जाना तो हम फोर्स लगाएंगे, लेकिन अगर रोटेशन में कराना हो तो क्या करना होगा, हम उसको एक एक्सिस के क्रॉस घुमाते हैं, तो उसी को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी भी पिंड पे बल लगा करके उसे उसके घूर्णन अक्ष के परितः घुमाने की प्रक्रिया बल आघूर्ण कहलाती है। ठीक है, तो बल आघूर्ण को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, बल आघूर्ण को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से। टाउ इज द टॉर्क बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। यानी कि अगर बल का मान F हो और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी R हो, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू आर। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर। तो फोर्स का इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अगर इसका वीमा की बात करें तो वीमा निकाल लो। फोर्स का वीमा क्या हो जाएगा, mlt-2 एंड m मीटर के क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ml2t-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। तो बल का मात्र, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो एक नेक्स्ट पॉइंट और हम लोग पढ़ते हैं, जड़त्व आघूर्ण। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग फोर्स में पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ में हम लोग पढ़े थे व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोज इट्स पोजीशन और इट्स स्टेट। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपनी स्टेट चेंज करने का अपोज करता है। यदि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यदि बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल और अनलेस वी अप्लॉयड एनी एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो जड़त्व आघूर्ण क्या कहता है, जड़त्व आघूर्ण किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पिंड या वह वस्तु घूर्णन गति का अपोज करता है। जड़त्व क्या कहलाता है, घूर्णन गति का अपोज कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो किसी भी बॉडी को अगर हमें एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से घुमाना हो तो उसके लिए जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा। अब सपोज करो कि दिस इज द बॉडी एंड इसका मास अगर बॉडी का m हो और यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन या जिसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, घूर्णन अक्ष से दूरी बोलते हैं, r हो, तो जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू होता है mr स्क्वायर। mr स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, मास का हो जाएगा किलोग्राम और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। तो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होगी। आज के लेक्चर में लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीवर, लो उत्तोलक कि उत्तोलक क्या होता है। ठीक है,
यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट में करके बताइए यस सर क्लियर है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं लोलक। लीवर क्या होता है? लोलक यह एक सरल मशीन है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल उत्तोलक जो होता है कि लीवर है, एक मशीन है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखो इसमें से ना क्वेश्चन एग्जाम्स में डेफिनेटली आते हैं, तो इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी उत्तोलक के तीन भाग होते हैं। एक होता है आलम्ब फलक्रम, दूसरा आयास एफर्ट, तीसरा भार लोड। अब लोलक को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो इसमें पूछता है कि निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, या द्वितीय श्रेणी का है, या तृतीय श्रेणी का है। तो कैसे हम लोग उसको पहचानेंगे? तो उसको हमें जानने के लिए क्या होता है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एक सिरे पे लगता है आयास जिसको एफर्ट बोलते हैं, और दूसरे सिरे पे होता है भार जिसको वेट बोलते हैं, और आलंब क्या होता है? बीच में होता है। यानी कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है, आयास और भार दोनों किनारे पर होते हैं। तो ऐसा कंडीशन जिस भी मशीन में होता है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट सीरीज ऑफ लीवर। इसके एग्जाम्पल क्या? साधारण भुजा, कैंची, प्लास, कील, उखाड़ने की मशीन। तो ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की हम लोग बात करते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है कि भार बीच में होता है और आयास तथा आलंब दोनों किनारे पर होते हैं। ठीक है, द्वितीय श्रेणी कंडीशन में भार बीच में होता है, आयास और आलंब दोनों किनारे पर होते हैं। तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन, सुपारी काटने का सरौता, कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी, जैसे है ना कूड़ा गाड़ी जो होता है जिसमें कूड़ा को ढोके फेंकते हैं, तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। समझ लेना इसको और याद कर लेना, एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक में क्या होगा? आयास बीच में होगा, भार एक सिरे पे होगा और आलंब दूसरे सिरे पर होगा। ठीक है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है चिमटा, किसान का हल, मनुष्य के हाथ की कोहनी। मनुष्य के हाथ की कोहनी क्या है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो इस तरीके से आज के सेशन में हम लोग क्या देखे? बल क्या होता है, बल कितने प्रकार का होता है, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, उसमें से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज क्या है, उसके मात्रक क्या है, उसका बीमा क्या है, और साथ साथ हम लोग लीवर के बारे में देखें, लीवर क्या है, कितने प्रकार का लीवर होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस कमेंट को देख करके उस पर रिस्पॉन्स करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।